ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर है नेज़ल पॉलिप्स। अच्छा, अब नेज़ल नाक में पॉलिप क्या है? इट इज़ अ नॉन न्यूप्लास्टिक एडिमेटस ग्रोथ। एडिमा क्या होता है? मतलब कि इस तरह टाइप की स्वेलिंग टाइप हो जाती है। तो ये जो है ना आहिस्ता 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 है ना ग्रो करते हैं। तो या जो है ना ये पेडेंकुलेटेड ग्रोथ्स हो सकती है या नॉन पेडेंकुलेटेड ग्रोथ्स हो सकती है। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेज़ल पॉलिप। तो अब बात आती है ना कि नेज़ल पॉलिप्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, मतलब दो साइनस डिस्कस करेंगे, एक है एथमोइडल साइनस और एक है मैक्सिलरी साइनस। जो इथमोइडल साइनस में जो कॉमनली जो पॉलिप होते हैं दैट इज़ द बाइलेटरल इथमोइडल पॉलिप। ठीक है, मतलब दो होंगे दोनों साइनसेस में, दोनों साइनसेस से मतलब कि दोनों नॉस्ट्रल में डिटेल डिस्कस कर तो पहले ही बता दूं। और जो मैक्सिलरी साइनस में होगा उसको कहते हैं एंट्रोकॉनल पॉलिप। ओके, तो यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे एक है। ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पर दो है। ये मतलब याद किस तरह करेंगे कि ये किस वाले पेशेंट में होता है, ये किस में पेशेंट में होता है। मैंने इस तरह याद किए थे कि ये फॉर एग्जांपल नाक है। ठीक है, तो एडल्ट है, एडल्ट के लिए दो है, मतलब बच्चा है ना वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता तो उसके लिए एक पॉलिप। तो एक पॉलिप एंट्रोकॉनल, बड़ा आदमी दो सस्टेन कर सकता है तो ये मतलब एज पे बच्चा है ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा बीमारी नहीं गुजार सकता तो एक पॉलिप। मतलब ऐसी इस तरह की निमोनिक टाइप ले जिस तरह भी ले लेकिन इस तरह याद रह जाता है। ओके, जो बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप है ये इसकी ओरिजिन साइट कौन सी है? वही जो है ना मतलब कि जो मिडिल टर्मिनेट के नीचे मिडिल मिएटस है उस जगह से अपने साइनस की ओपनिंग से या सराउंडिंग जितनी भी जगह है उधर सब से जो है ना ओरिजिनेट हो सकता है। और हमारे जो नाक है वहाँ से जो है ना ये बायलेटरल इस तरह ही पॉलिप ग्रोथ जो है ना हमारे नाक से जो है ना इंटीरियर नॉस्ट्रल्स जो है ना वहाँ से हमें दिख जाएंगे। ओके, तो अब ये क्यों होते हैं? मैंने कहा है नॉन न्यूप्लास्टिक एडिमेटस ग्रोथ है, तो एडिमा के थ्रू हो रहे हैं। तो एडिमा के थ्रू हो रहे हैं तो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, जैसे कोरोनिक राइनाइटिस हो गया, कोरोनिक साइनसाइटिस हो गया, मतलब कि अनरिजॉल्व्ड है एलर्जीज़ के थ्रू, एलर्जिक है, नॉन एलर्जिक है, इरिटेबल है, जो भी है जिसके थ्रू बार बार जो है ना कॉन्स्टेंटली जो है ना उसका नाक इन्फेक्टेड है या साइनसेस इन्फेक्टेड हो रहे हैं। मैंने कहा था कि जब भी साइनस इन्फेक्ट होगे तो नाक भी इन्फेक्ट होगा, नाक इन्फेक्ट होगा तो साइनस भी इन्फेक्ट होगा। उसके अलावा एस्थमा के पेशेंट क्योंकि बार बार जो है ना वो स्नीज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है ना वो एडिमेटस ग्रोथ्स बन सकती हैं। उसके अलावा जो एस्पिरिन इंटॉलरेंट पेशेंट्स होते हैं जो एस्पिरिन को टॉलरेट नहीं कर सकते तो वो भी जो है ना उसमें भी ये बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप जो है ना कॉमन है। और इसके अलावा जो है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में क्या होते हैं स्टैटिक, उनके मतलब कि उनकी जो सिक्रीशन सारी थिक होती तो स्टैटिक होती हैं, स्टैटिक होंगी तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे तो वही जो है ना नोज़ का इन्फेक्शन हो रहा है बार बार। ठीक है, उसके अलावा जो है ना एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस है कि फंगस की जब एलर्जीज़ होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ होती हैं सिर्फ पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता फॉरेन बॉडी की तरह, कुछ होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज करते हैं। उसके अलावा जो है ना डिफरेंट सिंड्रोम्स है, जैसे चक स्ट्राउस सिंड्रोम है, यंग सिंड्रोम है, कैटगर्नर सिंड्रोम है, इस तरह डिफरेंट कॉजेज़ है जो कि जो है ना बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप कॉज करते हैं। ओके, तो अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? एक तो आपको नज़र आ रहा है कि बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप है। ठीक है, तो मतलब कि दोनों नॉस्ट्रल से जो है ना मेनली कॉमन बायलेटरल ही है, तो कॉमनली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसी तरह ही हमें नज़र आ रहे होंगे। तो मल्टीपल पॉलिप्स हो गया। अब देखें नाक देखें फुल बंद है ना तो नेज़ल स्टफनेस हो गई है और ऑफ कोर्स नाक पे जो है ना बहुत ब्रिज पे प्रेशर होगा तो इसकी वजह से ब्रॉडनिंग ऑफ द नोज़ भी हो जाएगी। और जब स्टफ़ है तो स्नीजिंग भी होगी साथ, पीछे जो है ना एरिएशन प्रॉपर नहीं हो रही है तो इन्फेक्शन भी इसको बार बार हो रहा है और मास भी जो है प्रोड्यूस आउट हुआ है जो कि तंग कर रहा है। अच्छा, अब इसकी ये तो मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? मतलब कि आपको पेशेंट आ गया तो हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप है? मेनली क्या है, बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही हो जाएगा। मतलब आप देखा है, आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है, आप क्या करेंगे, ये नाक है, नाक को जो है ना इस तरह ऊपर की तरफ पिंच कर देंगे और आप नॉस्ट्रल्स को अप्रिशिएट करेंगे तो वहाँ पर जो है ना आपको ये एथमोइडल पॉलिप वहाँ पे नज़र आ जाएंगे यहाँ पर, मतलब के। और उसके अलावा जो है ना ब्रॉडनिंग ऑफ द नोज़ भी नज़र आ गई है। ठीक, और उसके अलावा जो है ना हम इस पेशेंट का रिकमेंड करेंगे कि मतलब कि प्रिस्क्राइब करेंगे कि सीटी स्कैन करें। तो सीटी स्कैन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रॉडनिंग ऑफ द नोज़ हुई है ना तो उसकी वजह से मतलब फुल पीछे इन्फेक्शन भी हो रहा है डिफरेंट साइनसेस में और डिफरेंट मतलब नोज़ में भी इन्फेक्शन भी हो रहा है। उसके अलावा जो है ना बोन इरोशन भी हो रहा है इस प्रेशर की वजह से। तो बोनी इरोशंस भी हम चेक कर सकते हैं कि
कितनी हुई है, किस हद तक हुई है, तो उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट पर देंगे। अब ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट दो किस्म की होगी, या मेडिकल होगी या सर्जिकल होगी। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट होगी। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होगी, फर्स्ट देखें जब एडिमेटस ग्रोथ हुई तो सबसे पहले छोटा होगा, बाद में जो है ना फिर वो प्रॉपरली बड़ा बड़ा साइज़ बन जाएगा। तो जब छोटा है तो हम उसी टाइम ही उसको ख़त्म कर सकते हैं बाय गिविंग एंटी हिस्टामीन्स। एंटी हिस्टामीन एंटी एलर्जिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन ही नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन हुई नहीं है तो एडिमा नहीं होगा, एडिमा नहीं होगा तो पॉलिप नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो हो गई एंटी हिस्टामीन। और एंटी हिस्टामीन की एक और बात ये है कि एंटी हिस्टामीन हमने इस पेशेंट को जब देना है तो बार बार इसको नहीं देना, मतलब कि किसी भी पेशेंट को एक्सेसिव एंटी हिस्टामीन प्रेस्क्राइब नहीं करनी, क्योंकि एक्सेसिव एंटी हिस्टामीन जब प्रेस्क्राइब करेंगे तो इसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है, उसको कहते हैं राइनाइटिस मेडिकोमेंटोसा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इस अब ड्रग की वजह से ही जो है ना इसको मतलब काम नहीं करेगी, और इस ड्रग की वजह से इसकी जो है ना इन्फ्लेमेशन होगी और उसको राइनाइटिस होगा। ठीक है, ये एक स्पेशल टर्म एक है, तो ये ज़रा दोबारा सुन लें, या अगर क्लियर नहीं हुई तो कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, अगर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इस पेशेंट को हम क्या करेंगे, इसको अगर बहुत ज़्यादा वो ऑलरेडी एंटी हिस्टामीन यूज़ करे तो उसको हम स्टेरॉइड्स दे देंगे, जो कि उसका भी जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी काम है। तो ये जो है ना हमने मेडिकली ट्रीट कर रहे हैं, और जो कॉज है वो रिमूव कर देंगे, तो वो उसकी वजह से भी जो है ना कम हो जाएगा। अब अगर बड़ा है जो ये पॉलिप है, तो ऑफ कोर्स फिर हम जो इसकी ना मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो सर्जिकल कौन सी ट्रीटमेंट हुई है, एक है पॉलिपेक्टमी, जिसमें हम जाके जो है ना उस पॉलिप को ही जड़ से उखाड़ देंगे। एक है इंट्रानेज़ल एथेमोइडेक्टमी, इंट्रानेज़ल एथेमोइडेक्टमी की नोज़ के थ्रू हम जाएंगे, साइनस तक पहुंच जाएंगे, वहाँ पर जो है ना जितना वो उसका जो बोनी रूफ है वो अनकैप कर देंगे, जितने पॉलिप्स हुए सबको हटा देंगे। तो ये जो है ना इसमें रिकरेंस चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर उसलिए इसके लिहाज इसके बाद हम एक्स्ट्रा नेज़ल एथेमोइडेक्टमी करेंगे, जो बाहर से जो है ना हम अप्रोच करेंगे। अच्छा, और उसके अलावा जो है ना फंक्शनल इंडोस्कोपिक साइनस FES, फंक्शनल इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे, इसमें हम जो है ना बाय इंडोस्कोप हम मतलब नॉस्ट्रल्स में जाएंगे, और वहाँ पर जो है ना हम मतलब इधर फंक्शनल का क्या मतलब है, फंक्शनल मतलब कि जो जितने भी जगह हैं, मतलब कि साइनसेस हैं एंड नोज़ हैं, मतलब कि नोज़ में और क्या है, साइनसेस है और नोज़ ही है ना, मतलब म्यूकोज़ है, कुछ भी डैमेज इसमें नहीं होगा, अपनी नॉर्मल फंक्शनैलिटी जो है ना मेंटेन रखेगा। तो इसलिए फंक्शनल इंडोस्कोपिक, थ्रू इंडोस्कोप साइनस सर्जरी, साइनस की सर्जरी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है ना एक है ट्रांस एंट्रल अप्रोच, मतलब कि जो अब इसके बाद में जब साइनसाइटिस डिस्कस करूँगा ना, उसमें यह है कि जब एक साइनस होता है में इन्फेक्शन होता है तो दूसरी साइनस में भी इन्फेक्शन होता है। तो इसमें जो है ना बायलेटरल हो सकता है, मतलब कि इथेमोइडल के साथ जो है ना मैक्सिलरी भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो हम उसमें क्या करेंगे, कैडवेलूक प्रोसीजर के थ्रू, मतलब जैसे अगर फ़र्ज़ करें ये आपके टीथ हैं, ठीक है, अब ये आपके ऊपर लिप है, तो इस लिप को जो है ना ऊपर पुल कर लेंगे और यहाँ पर जो है ना एक इंसिजन दे देंगे, और इसके थ्रू जो है ना हम मेस्टोइड एंट्रम तक पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर जो है ना जितने पॉलिप हैं तो विद इथेमॉइड हम जो है ना एंट्रम को भी क्योर आउट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट द इथेमॉइडल पॉलिप। अब जो है ना ये एंट्रोकॉनल पॉलिप डिस्कस करेंगे। एंट्रोकॉनल पॉलिप मैंने क्या कहा था कि एक पॉलिप है, तो एक पॉलिप है तो बच्चों में कॉमन है। तो इसमें की प्रेजेंटेशन क्या होगी, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ओके, तो इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह होगी ना कि इस पॉलिप को के 3 पार्ट्स होंगे, एक होगा इसका नेज़ल पार्ट, एक होगा इसका कॉर्नल पार्ट, और एक होगा इसका साइनस का पार्ट, मतलब एंट्रनल का पार्ट जो कि मैक्सिलरी साइनस के अंदर पड़ा होगा। एक है पोस्टीरियर कॉर्नर की तरफ होगा, और एक है नेज़ल पार्ट जो बाहर नॉस्ट्रल की तरफ आगे प्रोट्रूड हुआ होगा, नॉस्ट्रल में नज़र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे, मतलब ये नोज़ है, बायलेटरल इथेमॉइडल तो यहाँ से निकल रहा था ना, यहाँ से आगे नहीं निकलेगा, ये पोस्टीरियर कॉर्नर हो गया और ये नेसोफेरिंक्स हो गया। तो एक पार्ट इधर होगा, एक पार्ट इधर होगा, एक पार्ट इधर होगा। सो इस तरह ही बड़ा सा मास जो है ना नेसोफेरिंक्स में हमें नीचे की तरफ नज़र आएगा। हम जब नेसोफेरिंक्स का एक्सरे देखेंगे, ये रूफ ऑफ द नेसोफेरिंक्स है, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेसोफेरिंक्स है, ये पोस्टीरियर कॉर्नर हो गया। तो इसमें क्या होगा, इधर नीचे की तरफ गिरा हुआ नज़र आएगा हमें, ये बायलेटरल इंट्रोकॉर्नल पॉलिप है। अब एक्सरेज में हम इसमें और बच्चे जो है ना, बच्चे तो नहीं, स्टूडेंट्स इसमें और एडिनॉइड में कंफ्यूज होते हैं। एडिनॉइड इधर होगा,
ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है। अच्छा, एक्सरेज में आप देखेंगे तो एंट्रोकॉनल पॉलिप के ऊपर जो है ना, ये एडेनॉइड तो उस पेशेंट में नहीं होगा, एंट्रोकॉनल पॉलिप के ऊपर जो है ना ब्लैक स्पेस होगी, मतलब एयर स्पेस होगी, और एडेनॉइड के पेशेंट में नीचे जो है ना ब्लैक स्पेस होगी, मतलब एयर फिल्ड स्पेस होगी। तो ये तो उसकी प्रेजेंटेशन हो गई है। अच्छा, तो इसका कॉज भी जो है ना वही नेज़ल सिम्टम के थ्रू, मतलब नेज़ल एलर्जी बार बार हो रही है, और उसी के थ्रू ही मेनली होता है, मतलब सारे नेज़ल के थ्रू ही हो रहे हैं, बार बार स्नीजिंग कर रहा है, बार बार जो है ना इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से एडिमेटस ग्रोथ हो गई है। तो अब इसमें अब क्या होगा, मतलब इसमें एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी, मतलब पोस्टीरियर जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब भी अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का ये मतलब है कि एक पेशेंट आपके पास आया, इसके पास ये वाले सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो आप खुद सोचेंगे कि इसको ये तो है, लेकिन इसके अलावा इसको क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कि मतलब आप डायरेक्ट कॉज की तरफ नहीं जाएंगे, पहले देखेंगे ये और ये कॉज हैं, फिर थ्रू सिम्टम्स हम उसको एलिमिनेट करेंगे कि चलो ये इसको है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, म्यूकस प्लग हो सकता है। म्यूकस प्लग में जो है ना पोस्टीरियर नेज़ोफेरिंक्स में अगर प्लग हुआ तो वो जो है ना हम नाक के थ्रू जो है ना थ्रू प्रेशर जो है ना निकाल सकते हैं, तो फिर वो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का जो सिम्टम था वो रिमूव हो गया। तो इसलिए जो है ना ये भी एक दिमाग में रखना चाहिए। या जो है ना उसकी हाइपरट्रोफी हो गई ऑफ द टर्बिनेट्स, कि जो नेज़ल का जो स्पेस था उसमें टर्बिनेट्स होते हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं, तो उसकी वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। इसमें भी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन ही होती है, ठीक है। उसके अलावा एंजियोफाइब्रोमा हो गया, जो कि हम जो है ना नेज़ोफेरिंक्स में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है प्रोफ्यूज़, तो इसमें ब्लीडिंग की बात नहीं आई, तो इसलिए जो है ना वो एंजियोफाइब्रोमा वो हट गया। और उसके अलावा जो है ना अदर नियोप्लाज्म्स ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स हो सकते हैं। अच्छा, तो अब इसका जो है ना हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम जो है ना ऑफ कोर्स जिस तरह उसमें जो है ना हमने नाक को ऊपर पिंच करके एंटीरियर राइनोस्कोपी करके जो है ना एग्जामिन कर रहे थे, यहाँ पर इसमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नज़र आएंगे भी नहीं। इसका जो है ना हम क्या करेंगे, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करेंगे। वो इस तरह होता है कि इस तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, इधर इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा होता है और इधर मिरर होता है। इसके थ्रू हम जो नेज़ोफेरिंक्स है उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो वहाँ पे जो है ना उस तरह मास टाइप हमें नज़र आ जाएगा। एक पोस्टीरियर नेज़ोफेरिंक्स हो गया। और उसके अलावा जो है ना और एक्सरेज करेंगे। मैंने जो एक्सरेज की भी मैंने एग्जांपल बता दी थी कि वो कैसे आया होता है। और उसके अलावा एक्सरेज इसमें कौन से करेंगे, एक्सरेज इसमें लैटरल व्यू ऑफ द एक्सरे लैटरल व्यू ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स करेंगे। और उसके अलावा जो है ना एक्सरे ऑफ द पीएनएस भी कर सकते हैं कि और भी इन्वॉल्व तो नहीं है साइनसेस, मतलब और में तो ओपेसिटीज़ नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसकी सर्जरी क्या करेंगे, सर्जरी इसकी जो है ना दो किस्म की सर्जरीज है। एक मैंने कैडवेलुक मैंने अभी बता दिया था कि वो जो है ना सब लेबियल अप्रोच है और जाके हम एंटर में पहुंच जाएंगे, वहाँ से भी नहीं मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा बेस्ट एक्सेप्टेड अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बेस्ट सर्जरी कौन सी है जो करंटली यूज़ होती है, दैट इज़ द फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसमें जो कि लीस्ट इन्वेसिव है। हमारे जो जितने साइनस है और जितने भी वट एवर द स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड वो सारे जो है ना अपनी फंक्शनैलिटी मेंटेन करेंगे। मेन बात यही है। हमने जो एथामॉडल पॉलिप में किया था ना इंट्रानेसल एथामोडेक्टमी, उसमें पॉलिप तो रिमूव कर लिए थे, लेकिन दोबारा उसमें फिर सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि वो लैंडमार्क्स इतने ख़राब हो जाते हैं कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता कि जाना किधर है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये बेटर जो है ना वो है अप्रोच है। और उसके अलावा ये क्या है कि पॉलिप है, ये देखें ये एक पॉलिप है, ठीक है। अगर ये पॉलिप रेड है, फ्लैशी है, तो इसमें मतलब कि इसमें अगर और ओल्डर पेशेंट है तो फिर हम जो है ना सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इस पॉलिप की वजह मैलिग्नेंसी हो सकती है। इसलिए जो है ना हम पॉलिप को रिमूव करेंगे, बायोप्सी करके रिमूव करेंगे और हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे इसको कि इसमें मतलब कि कैंसर की वजह से तो नहीं है या इसके नीचे जो है ना कैंसर तो नहीं है, ठीक है। ये कैंसर ज़रूर जो है ना इसमें मतलब कि मतलब कि ये ज़रूर जो है ना आपने नोट डाउन करना है। और उसके अलावा जो है ना एपिस्टेक्सिस हो रही है या फिर जो है ना ऑर्बिटल सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर भी जो है ना सस्पिशंस ऑफ मैलिग्नेंसी खामखा करनी है। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं।